एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस टॉपर स्टॉक सेशन के अंदर। और आज हम बात करने वाले हैं उनसे जिनकी रैंक 2 आई है, 99.99 परसेंटाइल हमें इनकी देखने को मिली है। अगर आप सोच रहे हैं कि परसेंटाइल को रैंक के अंदर कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो मैं कमेंट सेक्शन के अंदर बताऊंगा, आपको पता चल जाएगा आपकी रैंक कितनी आई। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं अभिषेक मिश्रा से, जिनकी परसेंटाइल है 99.99 एंड रैंक निकल के उनसे उनकी प्रिपरेशन स्टार्टिंग के बारे में जानेंगे, उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया। ठीक है, तो अभिषेक, Thank you so much, sir. Thank you for inviting me on your कैसा platform. कैसा फील हो रहा है जेआरएफ क्वालिफाई करके? सर बहुत खुश हूँ सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, कहाँ से आप आते हैं और कैसे आपने ये एग्जामिनेशन का सोचा, मोटिवेशन क्यों ऐसे एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने का? सर मैं मूलतः बिहार के सिवान जिले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम डिस्ट्रिक्ट से ही कंप्लीट की। उसके बाद मैंने दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से मैंने अपनी स्नातक की उपाधि प्राप्त की। दिल्ली विश्वविद्यालय से सर मैंने अपनी परास्नातक कंप्लीट किया और वर्तमान समय में मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में ही शोधरत हूँ। अच्छा, वहीं से आप पीएचडी अपने परस्यू कर रहे हैं? यस चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये मोटिवेशन कैसे आया कि मुझे एकेडमिक्स के अंदर अपने करियर बनाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ जाना है? सर 12th तक तो मेरा बैकग्राउंड पीसीबी रहा है, फिर उसके बाद मैंने खुद को आर्ट्स फील्ड में कन्वर्ट करा। हिस्ट्री में मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा इस वजह से। और सर ग्रेजुएशन में ये मन बना चुका था कि मुझे मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनना है, तो सर तब से ये कंटिन्यू चला आ रहा है। अच्छा, वहां से आपने सोच लिया था कि मेरे को अपना पीसीबी था, फिजिक्स केमिस्ट्री हाँ बायोलॉजी, सर, कुछ भी बायो था। वो छोड़ के आपने हिस्ट्री परस्यू करना शुरू कर दिया? बहुत मतलब इसमें भी बहुत वो चाहिए, गट्स चाहिए कि भाई आप पीसीबी छोड़ के आप हिस्ट्री के अंदर आ रहे हैं। सर तो केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑनर्स से बीएससी करना चाहता था, पर बिहार में यूनिवर्सिटीज की स्थिति बहुत ज्यादा सही नहीं है और मैं हम्म, सिवान से हूँ, तो सिवान के सर आसपास में कोई अच्छी यूनिवर्सिटी थी नहीं, तो बाद में सबसे पास में गोरखपुर पड़ा, तो सर वहां से मैंने ग्रेजुएशन कर दिया। ठीक है चलिए, सर। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझाइए कि आपने किस तरीके से प्रिपरेशन करना शुरू किया। मुझे ये बताइएगा कि आप पेपर वन पेपर टू कैसे बैलेंस करते हो, चलते थे, कैसे पढ़ते थे उन दोनों को? सर हिस्ट्री सर बेसिकली बेसिक मैंने स्टार्ट करा था, जैसे सर इसमें सर गोरखपुर विश्वविद्यालय का जो ग्रेजुएशन का एग्जाम पैटर्न रहा है वो भी काफी बेनिफिशियल रहा है, क्योंकि यहाँ पे पहला पेपर एमसीक्यू फॉर्मेट में होता था। तो सर स्टार्टिंग से पढ़ाई मैंने मतलब सर इस एमसीक्यू सेंट्रिक ही कर रखी है। और सर पेपर वन और पेपर टू दोनों बैलेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि सर मैथमेटिक्स भी मेरी बहुत वीकनेस रही है शुरू से, तो मैथ्स में बहुत पुअर रहा हूँ। और पेपर वन तो सर अगर टाइमिंग की बात करें तो सर मतलब मेजर कंसंट्रेशन मेरा पेपर टू पे ही रहा है। पेपर वन पे सर मैं बहुत सही से कंसंट्रेट कर नहीं पाया था। और पेपर में भी सर मतलब ऑलमोस्ट 25 to 26% ही मेरे पेपर वन में हो पाया है। सब कुछ आपने पेपर अंदर ही किया? सर पेपर टू का ही सबसे बड़ा रोल रहा है इसमें। तो पेपर वन में कुछ तो ऐसा पार्ट होगा जो आपको लगता होगा कि भाई ये तो मुझे आता है। ठीक है, डीआई आपने बोल लिया कि डीआई मैथमेटिक्स रीजनिंग मुझे नहीं आता था। बाकी किसी चीज पे आपने फोकस किया था, ये बस भगवान भरोसे था पेपर वन? नहीं नहीं सर लॉजिकल रीजनिंग कम्युनिकेशन ये सब मैंने बहुत बेटर कर रखा हुआ था। ये आपका अच्छा था, ये तो यहाँ पे आपका अच्छा स्कोर आया। हाँ सर। ठीक है, एंड हिस्ट्री, क्या हिस्ट्री के अंदर आपने किस तरीके से पढ़ाई की और कैसे आपने इतने क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया? कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए आपके पेपर टू हिस्ट्री के? सर हिस्ट्री में सर मेरे 74% करेक्ट है। ओके ओके, अगेन बहुत बड़ा नंबर होता है, 100 में से 74-70 क्वेश्चन क्रैक कर देना तो बहुत ही बड़ा नंबर है। थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। सर एंसेंट के लिए सर मैंने उपेंद्र सिंह को पढ़ा है। और मेडिवल के लिए सर मैंने आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव की बुक आती है मेडिवल की, सर उसके थ्रू गया था मैं। और सर मॉडर्न के लिए मैंने बीएल ग्रोवर और स्पेक्ट्रम को पढ़ा था। तो इनको आप रिवाइज करते थे, इनसे नोट्स बनाते थे आप? हाँ सर नोट्स बनाता था मैं, मतलब सर हमेशा से मैं इन तीन बुक को ही पढ़ा हूँ शुरू से ही। ओके ओके, रेगुलर पढ़ते थे, मतलब हिस्ट्री को ऐसा था कि रोज पढ़ना है, रोज रिवाइज करना है? सर सच बोलूं तो सर रेगुलर तो पढ़ाई हो नहीं पाई थी कभी मेरे से, मतलब बीच में गैप्स होते रहे हैं। हाँ, और ये रहा है कि सर मतलब अपनी कंसिस्टेंसी मैंने बनाए रखी कि कहीं भी ना पढ़ सकूं मैं। थोड़ा अपना दिन के बारे में बताइए कि आपका दिन जब शुरू होता है तो कैसे कैसे जाता था, कैसे कैसे आप पढ़ते थे, चाहे वो पेपर वन हो चाहे वो पेपर टू हो? सर अभी तो ऐसा रहा है कि मैं पीएचडी में एनरोल्ड हूँ, तो हमेशा कॉलेज आना रहता है। तो सुबह उठने के बाद सुबह में कुछ पढ़ाई कर ली, फिर कॉलेज आना रहता है। इसमें सर डिपार्टमेंट मेरा बहुत ज्यादा लिबरल है मेरे लिए, जैसे उसने एग्जाम डिपार्टमेंट ने एग्जाम के पहले मुझे लगभग 1 महीने पहले छोड़ दिया था उन्होंने, मतलब कि बेटा डिपार्टमेंट से कहता है कि बेटा तुम पढ़ाई करो, क्योंकि हम्म ये एग्जाम भी तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम्म सर इसमें डिपार्टमेंट का मेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, हम्म। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री का।
और सर पेपर 2 तो सर मैं सुबह से दोपहर तक के शेड्यूल में मेरा पेपर 2 रहा है और पेपर 1 सर मैं शाम के टाइम में पढ़ा करता था। तो रोज पढ़ते थे या बीच-बीच में गैप्स आते थे? सर बीच में गैप्स आते थे और रेगुलर पढ़ाई हो नहीं पाती थी। लेकिन फिर ये था कि पढ़ना है। ऐसा नहीं कि बहुत ही बड़ा गैप आ गया हो, 2-3 दिन का गैप चलता है। देखिए बहुत बड़ा नहीं सर। छोटा-छोटा गैप आता रहता था। चलिए ये भी ठीक है, अभी तक हमें जो स्टूडेंट्स मिल रहे थे उनका यही था कि भाई हम तो सातों दिन पढ़ते थे। ठीक है, एक ऐसा स्टूडेंट मिलना चाहिए जो ये बोले कि नहीं जी थोड़ा-थोड़ा गैप आता था, आराम-आराम से हम पढ़ते हुए चलते थे, चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो। मुझे इस एग्ज़ामिनेशन के बारे में भी समझाइए, जैसे हिस्ट्री का इस बार एग्ज़ामिनेशन हुआ था तो बड़ा डिफ़िकल्ट पेपर था, लेंथी था, डीप में पूछा हुआ था, तो पिछले साल के कंपैरिज़न से करें तो काफ़ी अच्छा पेपर था इस बार। तो कैसा फ़ील हुआ था आपको एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर कि पेपर मुश्किल है या आसान है? सर सच कहूँ तो पेपर के बाद तो सर मुझे लगा था कि मैं बिल्कुल गेम से ही बाहर हूँ। पेपर इतना डिफ़िकल्ट था और सर एग्ज़ाम में मेरे लिए बहुत नॉर्मल है कि मैं एग्ज़ाम में सर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता हूँ। ये बहुत सामान्य-सी बात है मेरे लिए। एग्ज़ाम से निकलने के बाद मैंने तो घर पे कहा था कि मम्मी पेपर बहुत ज़्यादा सही नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आप लोग मत रखिएगा। ऐसा रहा। फिर आंसर की भी सर मैं मिलाने से हिचकिचा रहा था कि आंसर की भी नहीं मिला हूँ। मिलाने के बाद भी सर 95-96 पहुँच रहे थे। फिर लगा कि एक बार लगा कि हो सकता है ईडब्ल्यू से आ जाए। फिर सर आपने प्रेडिक्शन जो बता रखे थे, मैं पूरी तरह से उसी पे डिपेंड था कि सर आपका वाला ही सही निकले। लास्ट में वैसा हुआ भी। हाँ, और वही हुआ इस बार भी 90 से हाँ, ऊपर तो सर गई। मैं हाँ, और रैंक का तो सर मुझे बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। रैंक का तो सर मुझे मैंने आपने सर वो लेक्चर डाल रखे हैं मोनिका जी के जिनकी पहली रैंक आई है। हाँ, सर वो दिखने के बाद मुझे यकीन हो गया जब इनके जब 202 मार्क्स ही हैं तो मेरी रैंक भी आस-पास ही होगी। हाँ। ठीक है ना? हाँ जी, तो वही आपकी रैंक 2 है, पूरा कैलकुलस का पूरा प्रोसेस होता है, नोटिफ़िकेशन के अंदर मेंशन होता है कैसे आप रैंक को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो जब रैंक के बारे में पता चला तो आपने घर पे बताया कि मेरी इतनी रैंक आई है, इतने परसेंटाइल आए हैं, तो उनका कैसा रिएक्शन था? सर मैंने घर पे बताया, मैंने अपने प्रोफ़ेसर्स को बताया, सर बहुत ज़्यादा खुश थे सभी। उनको ये लगा कि भाई 99.99 मतलब ये तो बिल्कुल ही टॉप मोस्ट हो गया, तो बहुत खुश होंगे पेरेंट्स? सभी सर बहुत ज़्यादा मम्मी-पापा सर बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी मैं तो सर बस मैं तो सर बस अपने जेआरएफ से सैटिस्फाइड था, पर ये तो बिल्कुल मेरे लिए अनबिलीवेबल है। चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्या प्लान्स हैं अभिषेक कि आगे क्या करना चाहते हैं? आपका पीएचडी तो चल ही रहा है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या रिसर्च के अंदर ही आगे अपना और करियर आगे बढ़ाना है? सर फिलहाल प्राइमरी फ़ोकस तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर वाला ही है, बाकी रिसर्च में तो सर आगे बढ़ना ही है। ठीक है। लास्ट 30 डेज़ की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए नए एस्पिरेंट्स के लिए? थोड़ा उसके बारे में बताइए। सर लास्ट 30 डेज़ के लिए सर सबसे पहला तो उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए, ऐसा मतलब मेरा है क्योंकि सर मेरी प्रिपरेशन सर लास्ट 30 डेज़ में और उसके पहले वाले में ज़मीन-आसमान का अंतर होता है। सर लास्ट 30 डेज़ में सर सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से कंप्लीटली दूरी और इसके अलावा सर सुबह अगर मैं सुबह सुबह मानता हूँ सिर्फ़ सुबह 5 बजे उठा, तो 5 से 8 तक का 3 घंटे का एक शेड्यूल 3 घंटे का एक सेशन आपका, फिर 8 के बाद हमने थोड़ा-सा ब्रेक ले लिया। फिर सर उसके बाद फिर आधे घंटे या 40 मिनट का ब्रेक लेने के बाद उसके बाद सर हम फिर कंटिन्यू करते हैं। और सर हर बार डिफरेंट-डिफरेंट चैप्टर्स ताकि मन बोर ना हो। हुँ, और सर एक बार सुबह में हमने जो पढ़ाई कर ली, उसको दो बार दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने के पहले एक बार पुनः रिवीजन उसका। हुँ। सर ये मेरी टोटल स्ट्रेटजी रही है अभी तक की। आप क्वेश्चन्स कितना सॉल्व करते थे? प्रैक्टिस कितना करते थे क्वेश्चन्स? सर पीवाईक्यूज़ पे सर मेरा बहुत ज़्यादा भरोसा रहा नहीं है शुरू से क्योंकि मेरा ऐसा है कि सर अगर मैं किताबों के थ्रू जा रहा हूँ और या फिर अगर मेरे पास डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो पीवाईक्यूज़ बस हमें कन्फ्यूज़ करेंगे। हुँ, हुँ। तो सर पहले तो किताबों की पूरी अंडरस्टैंडिंग हो उसके बाद हम पीवाईक्यूज़ कर रहे हैं। और सर पीवाईक्यू सर मैंने कभी लगाया नहीं। आपके चैनल पे सर जो पीवाईक्यूज़ आते थे वो मैंने सर उसके थ्रू मैं पूरा-पूरा गया हूँ मैं। बल्कि आपका सर पर्टिकुलर जो हिस्टोग्राफी पार्ट रहा है या फिर सर जो आपके अ आपने जो क्वेश्चन्स अपलोड कर रखे हैं वो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहा। वो आपने लगातार प्रैक्टिस की और बस वो ही किए थे, उसके अलावा नहीं किए कुछ क्वेश्चन हाँ प्रैक्टिस। चलिए बहुत बढ़िया। और जो आपकी किताबें जो पढ़ी हैं, उसका मल्टीपल रिवीजन किया हुआ है? हाँ सर, मल्टीपल रिवीजन एक बार में तो सर काफ़ी कन्फ्यूजन्स होने एक लगती बार हैं। में तो हो ही नहीं पाएगा ऑब्वियसली। नया कोई एस्पिरेंट है तो उसको क्या सलाह आप देना चाहोगे जो दिसंबर की तैयारी कर रहा है कि ये चीज़ आप फॉलो कीजिए? सर, आई विल सजेस्ट कि दे शुड सीरियसली गो विथ बुक्स ओनली एंड क्योंकि सर एमसीक्यूज़ बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है कि एमसीक्यूज़ कर लेने से या फिर पीआईक्यूज़ लगा देने से हाँ, हाँ। सीआरएफ या नेट क्लियर हो जाता है। पर हुँ। सर मेरा मेरा इससे बिल्कुल अपोज़िट मेरा ऐसा मानना है आपका कि ये है कि पहले फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तभी आप क्वेश्चन्स की तरफ चलिए हाँ सर, और फाउंडेशन भी 3-4 बार रिवीजन कीजिए उसके बाद क्वेश्चन्स का आप तभी मज़ा आता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में जब आपकी फाउंडेशन मजबूत है अदरवाइज़ तो डिमोटिवेशन भी आनी शुरू हो जाएगी। हाँ सर।
चलिए, बहुत बढ़िया अभिषेक, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद है एस्पिरेंट्स जो हैं आपसे इंस्पायर होंगे। आपने जो उनसे बातें बताई हैं, जो स्ट्रैटेजी आपने शेयर की है, वो जानेंगे और इम्प्लीमेंट करने की कोशिश। थैंक यू वेरी मच।